हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी जीके टॉक में। तो आज से हम लोग यूपी टेट के लिए भी पढ़ाई करेंगे क्योंकि उसके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईवीएस पढ़ेंगे। ईवीएस के अंतर्गत जितने भी जीएस, जीके, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इसके बाद नदी, सब कुछ पढ़ेंगे इसमें, ठीक। जिसका वेटेज हमारे एग्ज़ाम में कितना है, तो इसका वेटेज 30 यानी कि 30 नंबर का है। तो आज हम लोग पहला लेक्चर पढ़ेंगे पर्यावरण का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम एक वीडियो में एक पूरा चैप्टर क्या करेंगे, कवर करेंगे और आपको याद भी होगा और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा जो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्यावरण का अर्थ और उत्पत्ति, यानी कि पर्यावरण का अर्थ क्या है। तो पर्यावरण का मतलब तोड़ेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, परि प्लस आवरण। और परि का मतलब क्या होता है, चारों तरफ। परि का मतलब क्या होता है, चारों तरफ। और आवरण का मतलब क्या होता है, घेरा। तो जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ये सभी को पता होगा क्योंकि आप बीएड कर लिए होंगे तभी यहाँ तक आए हैं, ठीक। या तो करते भी होंगे, लेकिन ये सभी को पता होगा पर्यावरण क्या होता है। इसके बाद उसकी क्या देखेंगे, उत्पत्ति। तो पर्यावरण की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरनोनेर से हुई है। फ्रेंच में एनवायरनोनेर का अर्थ होता है आसपास, यानी आस पड़ोस, यानी कि नेबरहुड या घेरना। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इन्वायरमेंट का जो हमको चारों तरफ से घेरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब लिखित रूप से परिभाषा देख लेंगे। जो आसपास मौजूद सभी सजीव और निर्जीव, यानी कि जैविक और अजैविक घटक का सम्मिलित रूप है जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्या कहलाता है, पर्यावरण कहते हैं। हाँ, जो जैविक और निर्जीव, जो जैविक घटक है वो अजैविक घटकों को एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग ऑक्सीजन पे क्या है, डिपेंड है। तो हम लोग भी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसमें प्रभावित करते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आ जाएगा, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य सभी शामिल है। जो जीवित है और जो निर्जीव है, जो जीवित नहीं है, दोनों क्या होता है, पर्यावरण में सम्मिलित होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण कहते हैं, ठीक। अब देखते हैं पर्यावरण का घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। पर्यावरण के मुख्य दो घटक होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं जैविक और एक होते हैं अजैविक। तो जैविक मतलब कि जो जीवित है, अजैविक मतलब कि जो जीवित नहीं है, क्या है, निर्जीव है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जैविक। अजैविक में पर्यावरण के निर्जीव घटक होते हैं। सबसे पहले तो मतलब जो जीवित नहीं होते, जो सांस नहीं लेते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा स्थल मंडल, जैसे पृथ्वी की ठोस परत में जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, मिट्टी, ये सब क्या करते हैं, सांस नहीं लेते हैं ना, तो ये क्या आ जाएंगे, तो ये निर्जीव में आ जाएंगे, यानी कि अजैविक घटक में आ जाएंगे। इसके बाद आ जाएगा जलमंडल, जैसे पृथ्वी का जलीय भाग जिसमें नदी, तालाब, झील, समुद्र, महासागर सभी आते हैं। तो क्या हो जाएंगे, तो ये भी अजैविक घटक में आ जाएंगे क्योंकि ये भी क्या है, निर्जीव है, सांस नहीं लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा वायुमंडल, यानी पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसों का आवरण, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब भी क्या है, तो ये भी अजैविक घटक में आएंगे क्योंकि इसमें सांस नहीं है, मतलब कि जीवित नहीं है। इसके बाद हम देख लेते हैं किसमें, जैविक घटक। जैविक घटक जो जिंदा है, यानी कि पर्यावरण के सजीव घटक, जैसे वनस्पति जगत, पेड़ पौधे सभी, घास फूस, झाड़ियाँ, ये सब क्या है, सांस लेते हैं। तो इसमें ये क्या आ जाएंगे, तो ये जैविक घटक आ जाएंगे। जैसे जंतु जगत में सभी प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य, कीड़े मकोड़े सभी क्या आ जाएंगे, ये भी जैविक घटक के अंदर आ जाएंगे क्योंकि ये सभी क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम पर्यावरण के घटक एवं तत्व, कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भौतिक या अजैविक घटक, फिजिकल एबॉटिक कंपोनेंट्स, यानी कि परिभाषा क्या है कि ये पर्यावरण के निर्जीव घटक कहते हैं। तो अभी हम लोग देखे हैं, इसमें क्या आ जाएगा, स्थल मंडल, जिसमें कि सभी पर्वत, पठार, मरुस्थल, मिट्टी, ये सभी किसमें आएंगे, तो ये स्थल मंडल के अंदर आएंगे। जल मंडल, इसमें झील, तालाब, समुद्र, महासागर, ये सब भी क्या आ जाएंगे, स्थल मंडल में आ जाएंगे। इसके बाद वायुमंडल में पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसों का आवरण, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या आ जाएंगे, तो ये सब अजैविक घटक के अंदर आ जाएंगे। अब जैविक घटक कौन कौन से हैं, तो जैविक घटक में बायोटिक, तो जैविक घटक में आ जाएंगे, ये पर्यावरण की क्या है, सजीव घटक है। इसमें क्या क्या आ जाएंगे, वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, फ्लोरा और फना। फना में क्या आते हैं, जीव जंतु, और फ्लोरा में पेड़ पौधे।
तो सभी प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास किस में आएंगी? तो ये वनस्पति में आएंगे। और सभी प्रकार के जीव जंतु जिसमें कीड़े मकोड़े और मनुष्य जो है ये सब किस में आएंगे? तो ये फना यानी कि जंतु जगत में आएंगे। बाकी ये दोनों क्या है? तो ये जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। ठीक, अब देखेंगे पर्यावरण के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण के वे तत्व जो पृथ्वी पर जीवन संभव बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? पर्यावरण के तत्व कहलाते हैं। इसमें भी 4 प्रकार से हैं। कौन कौन? स्थलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल और जलमंडल। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थलमंडल। स्थलमंडल जिस पे हम लोग क्या करते हैं? रहते हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है? पृथ्वी का ठोस ऊपरी भाग जो मिट्टी और चट्टानों से बना है, यह हमें रहने के लिए भूमि, कृषि के लिए मिट्टी और खनिज प्रदान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्थलमंडल। इसके बाद जलमंडल क्या है? पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल, जिसमें महासागर, नदियाँ, झीलें और भूमिगत जल आदि शामिल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जलमंडल, सॉरी। इसके बाद हम क्या देखेंगे? वायुमंडल। वायुमंडल के अंतर्गत आएंगे ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सभी प्रकार की गैस किस में आएंगे? वायुमंडल। जो पृथ्वी के चारों ओर गैस से घेरे हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम वायुमंडल कहेंगे। इसके बाद जयमंडल। जयमंडल वो क्षेत्र है जहाँ पे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल परस्पर क्रिया करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जैवमंडल कहते हैं। यानी कि जैवमंडल के अंतर्गत स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल सभी क्या करते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या है? पर्यावरण का अध्ययन और महत्वपूर्ण अवधारणाएं, यानी कि एक एक करके देखेंगे कि जैवमंडल क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या आता है, इस और एग्जाम के दृष्टि से इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो जैवमंडल क्या है? तो पृथ्वी का वो संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पे स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों मिलते हैं, जहाँ पे जीवन संभव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैवमंडल। यानी कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो क्या कहलाता है? वो जैवमंडल कहलाता है। परीक्षा की दृष्टि से क्या है? देखिए ये सब तो हम लोग देखे ही हैं, तभी एक बार एक नज़र से पढ़ लेते हैं फटाफट। ठीक, इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के इन्वायरनोनेर से हुई है। इसके बाद इन्वायरनोनेर का अर्थ होता है आसपास, यानी कि आस पड़ोस, चारों तरफ। ठीक है, पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक का समूह है। पर्यावरण और जैविक घटक क्या है? जिसमें जो जिंदा है, जो सांस लेते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, सब क्या है? जैविक घटक हैं। और अजैविक घटक जिसमें हवा, पानी, मिट्टी, प्रकाश, तापमान सभी आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अजैविक घटक कहते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य, ये भी सबको पता होगा। और जैवमंडल का वो क्षेत्र जहाँ पे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल सभी मिलते हैं, जहाँ पे जीवन पाया जाता है, यानी कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है जैवमंडल। ठीक है, इतना समझ आया? अब हम देखते हैं वायुमंडल, देखते हैं कि वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल यानी कि जहाँ पे सभी प्रकार की गैसें पाई जाएंगी, उसे हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल। देखिए वायु, एयर, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल गैसों का एक ऐसा आवरण है जो पृथ्वी को घेरे हुए है, जो जीवन के लिए अति आवश्यक है। यानी कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो इसलिए जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्योंकि यह सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है और सूर्य के हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है और ग्रह के तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन सा? वायुमंडल का इतना काम है। ठीक है, निर्माण इसका कैसे होता है? पहले वायु से होता है। देखिए पहले वायु, फिर जलवाष्प से बदल जाता है, फिर धूल के कण बदल के क्या आ जाता है? ये धूल के कण बन के क्या होता है? जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वायुमंडल को एक साथ बांधे रखता है। गुरुत्वाकर्षण आपको सभी पता होगा कि जो एक दूसरे को अपनी तरफ बांधे रखता है, मतलब कि पृथ्वी और अन्य जैसे ग्रह हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण ही क्या हुए हैं? टिके हुए हैं। ठीक है, नहीं तो एक टाइम के पास ही क्या आ जाते हैं? एक दूसरे के एकदम आस पास आ जाते हैं। ठीक, टकरा जाते हैं अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो। ठीक, अब बताइएगा कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने करी है? थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा। अब देखते हैं वायुमंडल का संगठन, इसमें कौन सी गैस कितने % है, यानी कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक,
देखिए इसमें क्या है, ऑक्सीजन 21% है, सबसे ज़्यादा क्या होनी चाहिए, नाइट्रोजन जो 78% है, ठीक है। इसके बाद आर्गन कितना है, 0.98% है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। फिर इसके बाद नियान 0.0018% है। कौन, नियान। तो देखिए नाइट्रोजन यानी कि इसका सिंबल क्या होता है, N2, ठीक है। और ये पौधों में जीवधारियों के लिए वृद्धि के लिए अति आवश्यक होते हैं, जो कि 78% मात्रा में ये हैं। इसके बाद ऑक्सीजन जिसको O2 कहते हैं 21% है, जिससे हम प्राणवायु जो श्वसन के लिए काम आती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। इसके बाद आर्गन, ये सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, यानी कि ये निष्क्रिय गैस है, जो कि पी ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक के सबसे लास्ट वाला जो आता है ग्रुप, उसमें है कौन, आर्गन, यानी कि निष्क्रिय गैस है ये। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो 0.03% है। ये महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस पृथ्वी का तापमान बनाए रखता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद नियान कितना है, तो ये 0.0018% है, ठीक। ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल में गैस कितनी है, तो ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, आर्गन 0.98%, इसके बाद ऑक्सीजन 0.03%, इसके बाद नियान 0.0018% है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे क्या पढ़ेंगे कि वायुमंडल की परतें, वायुमंडल में कितनी परत पाई जाती है और सबसे ऊपरी परत कौन है, और ये एरोप्लेन किस वाले में होते हैं, और आकाश में घटनाएं किस वाले मंडल से होती हैं, तो हम लोग अभी देखते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। वायुमंडल में 5 परतों में विभाजित होती है, कौन कौन से, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, इसके बाद बहिर्मंडल। तो ठीक है, सबसे निचला मंडल कौन सा आता है, तो ये क्षोभ मंडल, और सबसे ऊपर बहिर्मंडल आता है। तो देखिए सबसे पहले ये यहाँ पे आ जाएगा आपका जयमंडल, यहाँ पे हम लोग रहते हैं। इसके कितने किलोमीटर ऊपर, तो 70 से 13 किलोमीटर ऊपर, 13 से 8 किलोमीटर, 13 से 8 किलोमीटर आपका आ जाएगा क्षोभ मंडल। 70 से 13 किलोमीटर आएगा आपका समताप मंडल। मध्य मंडल 100 से 50 किलोमीटर के अंतर्गत में आएगा। इसके बाद ताप मंडल आएगा 270 से 200 किलोमीटर के। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछेगा कि क्षोभ मंडल कितना है, तो ये 13 से 8 किलोमीटर, 13 किलोमीटर ऊपर और 8 किलोमीटर नीचे, इतना पूरा मिला के कितना है, तो ये 13 से 8 किलोमीटर के अंतर्गत आएगा। कौन सा आपका, तो ये क्षोभ मंडल, ठीक। अब क्षोभ मंडल के अंतर्गत देखते हैं कि क्या है, कि इसमें कौन कौन सी घटनाएं पाई जाती हैं क्षोभ मंडल में। तो ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। हम इसी परत में क्या करते हैं, रहते हैं, यानी कि क्षोभ मंडल में। इसकी औसत ऊंचाई कितना है, 13 किलोमीटर ध्रुवों पर और 8 किलोमीटर भूमध्य रेखाओं पर। तो पूरा मिला के कितनी हो जाती है, तो पूरा मिला के आपकी हो जाती है टोटल 18 किलोमीटर, 13 ध्रुव पे, 8 भूमध्य रेखा पे। क्षोभ मंडल का तापमान की ऊंचाई लगातार क्या होता है, घटता जाता है। पहले घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, ठीक। जैसे हम याद कर लेंगे। फिर इसके बाद इसका सामान्य ह्रास दर क्या है, तो हर 165 मीटर ऊंचाई पर तापमान 1 सेल्सियस का होता है, गिरता है, यानी कि 1 सेल्सियस में 165 मीटर ऊंचाई तापमान क्या होता है, गिर जाता है, ठीक है। और वायु का सर्वाधिक घनत्व तो इसी परत में पाया जाता है। किसमें, मतलब वायु सबसे ज़्यादा घनत्व इसी, मतलब सबसे ज़्यादा वायु यहीं पे पाई जाती है। और सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं इसी परत पे होती है, जैसे वर्षा, ओला पड़ना, कुआसा, धुआं, चक्रवात, सुनामी, मेघ गर्जन, सभी क्या होती हैं इसी, यानी कि जितने भी आकस्मिक घटनाएं होती हैं किसमें होती हैं, तो ये आपके क्षोभ मंडल में होती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, परावर्तन मंडल भी कहते हैं, परिवर्तन मंडल। और याद रखिएगा कि इसका तापमान क्या होता है, ऊपर जाने पे घटता है, ठीक है। अब देखते हैं हम समताप मंडल के अंतर्गत क्या देखेंगे। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 50 किलोमीटर तक है। तो समताप मंडल क्या होता है, इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये ताप स्थिर रहता है। फिर इसके बाद तापमान में क्या होता है, वृद्धि होता है। पहले स्थिर रहेगा, फिर वृद्धि होगा, यानी कि 20 किलोमीटर तक ठीक रहेगा, जितना रहता है उतना। फिर इसके ऊपर जाने पर, यानी कि 21 किलोमीटर जब हो जाएगा, तो तापमान में क्या होने लगेगी, वृद्धि होने लगेगी, ठीक। पृथ्वी का लगभग
90% ओजोन इसी समताप मंडल में केंद्रित होती है। यदि कि ओजोन परत किस मंडल में है, तो याद रखेंगे समताप मंडल में है। ओजोन परत समताप मंडल में 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या की जाती है, पाई जाती है। कितने पे, तो 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पाई जाती है। इसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहते हैं। यह परत सूर्य के हानिकारक यानी कि पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरण से क्या करती है, आने से रोकती है। कौन सा ताप मंडल, क्योंकि इसमें जो ओजोन परत होता है वो सूर्य से जो हानिकारक गैस आती है वो पृथ्वी तक आने से क्या करती है, रोकती है। ठीक, और इससे हो क्या सकता है, जो अल्ट्रावायलेट किरण है यानी कि पराबैंगनी किरण, इससे स्किन कैंसर तथा मोतियाबिंद हो सकता है। अगर ये ओजोन परत नहीं होती तो आज तक कितने लोग अंधे और कैंसर के पेशेंट हो गए होते। ठीक है, अब देखते हैं अल्ट्रावायलेट किरण किससे किससे मतलब अल्ट्रावायलेट किरण प्लस O3 ऑक्सीजन का निर्माण करती है। यह सबसे खराब गैस होती है। ठीक, ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है, तो ये डाप्सन से नापी जाए, सभी को पता होगा। ओजोन की मात्रा 220 डाप्सन इकाइयों से नीचे गिर जाती है तो जो ओजोन परत में छिद्र की शुरुआत होने लगती है। ठीक, 220 से नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होने लगेगा, ओजोन परत में छिद्र होने लगता है। ठीक, ओजोन परत का छिद्र सबसे पहले अंटार्कटिका महाद्वीप पर दक्षिणी ध्रुव में देखा गया था। सबसे पहले इसकी खोज करी किसने की थी, तो 1985 में जो फारमन द्वारा की गई थी, यानी कि बहुत पहले ही से उसमें क्या होल है। और ओजोन परत की खोज 1913 में कैवरी चार्ल्स और हेनरी बुस्टेन द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओजोन परत का छिद्र 1985 में फारमन द्वारा। ठीक, अब देखते हैं ओजोन परत के छिद्र का कारण क्या है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसके बाद CFC यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, गैस है। इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में होता है, जो CFC है। ठीक, अब देखते हैं ओजोन परत संरक्षण के लिए क्या समझौता की गई थी, कहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, वियना समझौता 1985 में ऑस्ट्रिया के वियना शहर में हुई थी। इसके बाद हुआ था मॉन्ट्रियल समझौता जो 16 सितंबर 1987 में हुई थी, कनाडा में हुई थी। तो इसलिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये उत्पादन और खपत के चरण में तरीके से कम, यानी कि इसका उत्पादन कम करना होगा, यानी कि जो फ्रिज में गैस पाई जाती है। ठीक है, यह समझौता 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था और यह 1 जनवरी 1989 में क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था। इससे मतलब कि जो CFC गैस है उसके कम खर्च के लिए बनाया गया था। ठीक, एक चमत्कार बादल जिसे मदर ऑफ पेरल कहते हैं या मोती कहते हैं, मोती जैसे भी होते हैं, ये समताप मंडल बनते हैं। ये अक्सर मुक्तामय में कहा जाता है। कौन सा, मुक्तामय कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बार समताप मंडल सभी मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, इसलिए इसे वायुयान यहाँ पे उड़ते हैं। यहाँ पे कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं, वायुयान यानी कि जहाज उड़ते हैं। ठीक, अब देखते हैं वायुमंडल की वायुमंडल की परतें में क्या आ जाएगा, मध्यमंडल, जिसमें हम लोग 2 पढ़ चुके हैं, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। अब क्या देखेंगे, मध्यमंडल। मध्यमंडल क्या है, उसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर होती है। मध्यमंडल में रात्रिचर निशादृत बादल यानी कि जो विशेष प्रकार के बादल होते हैं जो मेसोस्फीयर नामक परत में बनते हैं। यह मध्य में स्थित परत है। कहाँ पे, मध्य में होता है। इसके बाद मध्यमंडल की ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है, पहले बढ़ती है फिर बढ़ती है फिर उसके बाद कमी होती है, यानी कि क्षोभ मंडल में बढ़ेगी, इसके बाद समताप मंडल में बढ़ती है यानी 20 किलोमीटर तक, उसके बाद कम होती है, लेकिन इसमें ऊपर जाने पर इसके तापमान में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, और ये मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। उल्कापिंड मध्यमंडल में आकर और वायु के घर्षण के कारण जलने लगते हैं और झील का निर्माण कर देते हैं। इनके उल्कापिंड यहीं से आकर गिरते हैं। इसके बाद सबसे पहले उल्कापिंड कहाँ पे गिरा था, जो इसकी उदाहरण है, तो ये महाराष्ट्र की लोनार झील जो कि उल्कापिंड के गिरने से ही बनी है। उल्कापिंड क्या होता है, टूटता तारा जो कि गैस धूल का क्या होता है, टुकड़ा होता है। ठीक है,
अब देखते हैं हम समताप मंडल। समताप मंडल यानी कि वायुमंडल, इसकी तापमंडल सॉरी वायुमंडल, इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर होती है। ये निचले भाग को इसके निचले भाग को आयन मंडल कहते हैं और ये वायुमंडल की सबसे गर्म परत होती है। और आयनमंडल से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। यहीं से रेडियो तरंगे यानी कि आती जो अपने सुनते हैं विविध भारती ईशव तापमान मंडल से तरंग आती है उसकी, ठीक है। यह संचार को सुगम बनाता है और भू आधारित उपग्रह इसी परत में छोड़े जाते हैं। जैसे सैटेलाइट छोड़ा जाता है ना, ये तापमंडल में ही छोड़े जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में क्या आएगा, इसकी हाइट कितनी है 640 से 1000 किलोमीटर। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। इसमें वायु का घनत्व तो सबसे कम होता है, जहाँ पे वायु नाम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। इस परत में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की क्या होती है, अधिकता होती है, ठीक। तो ये हमारा कितना था, ये पूरा वायुमंडल वाली पूरा खत्म हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जलमंडल। क्या देखेंगे, जलमंडल। एक मिनट देखें अभी कितना पढ़ना है। तो चलिए हम जलमंडल तक आके आज क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। मतलब कि वायुमंडल तक कल वाली वीडियो में हम क्या देखेंगे, जलमंडल देखेंगे, ठीक। तो चलिए हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे कल और इसको पूरा करने के साथ। टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिएगा।